ये बात है 1814 की, 1814। एक शहर है जिसका नाम है वियना। ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है और ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी है। वहाँ की एक कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस एक पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं करता, कांग्रेस एक ग्रुप ऑफ वहाँ के जो मेन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जो बैठकर किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं या डिसीजन लेते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो 1814 में कांग्रेस ऑफ वियना में यूरोप की कुछ मेजर पावर गैदर हुई और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस के राजा थे, जब वो जिनको जेल हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी जो राज्य है हम इसको अपना अपना डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो सिटी थी, वो सिटी के जो लोग थे वो बहुत ही नरम दिल थे और वो बहुत ही ऐसे, मतलब जिस भी तरफ उनको ले जाना चाहो वो चले जाएंगे। ठीक है, दे डोंट हैव देयर पर्सनल ओपिनियंस अबाउट एनीथिंग। उसके बाद hovering over the proceeding, however, was the shadow of Napoleon himself. ये सब होने के बावजूद जब वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हम नेपोलियन के पूरे राज्य को अपने अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर रहे थे, जैसे ये वाला एरिया तुम ले लो, ये वाला एरिया मैं ले लेता हूँ, तो उनको ये भी पता था कि नेपोलियन को इन सब प्रोसीजिंग के बारे में, इन सब कार्यवाही के बारे में पता है, क्योंकि नेपोलियन मरा नहीं था, नेपोलियन को सिर्फ जेल में बंद किया गया था। और नेपोलियन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो नेपोलियन बोनापार्ट नाम की एक मूवी भी है, आप वो जाकर देख सकते हो अगर आपको डीप में उसका नेचर जानना है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही पावरफुल इंसान था हिस्ट्री का, वन ऑफ द मेजर पावरफुल इंसान हु वाज एम्परर इन द फ्रांस। मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि ये जितने भी जो 48 लॉज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र होता है एक चीज़ का, अगर आपने नोटिस किया हो, और वो एक चीज़ है फ्रांस। सिर्फ फ्रांस ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉज मिले हैं। ये 48 लॉज में से सबसे ज़्यादा लॉज फ्रांस के ही हैं। उसके बाद इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सिक्यूटेड और एक्साइल्ड फार अवे, ही हैड बीन सेंट टू द आइलैंड ऑफ एल्बा नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इटली। उनको पता था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है बहुत पावरफुल इंसान है और इसको बाहर आने में भी ना टाइम लगे, ये बाहर आ भी सकता है। ये सब जानते हुए भी जिन्होंने भी उसको जेल में डाला था, फांसी नहीं दी और उनको बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजा। उन्होंने एल्बा एक आइलैंड है, ELBA एक आइलैंड है इटली के अंदर, ठीक है, उसमें उनको कैद कर दिया, जो कि बहुत ही पास था मेन एरिया से, जहाँ पर वो राज करता था, उससे बहुत ही पास था। ठीक है, और लोगों को इस चीज़ का डर था कि इतना पास क्यों कैद करके रखा है, इसको दूर कहीं कोस्टल रीजन में भेजो, जहाँ से आने के बारे में सोच भी ना सके। Even imprisoned on an island, a man as bold and creative as Napoleon Bonaparte made everyone nervous. उसके जेल के होने के बावजूद भी नेपोलियन बोनापार्ट के कारण सब लोग, जेलर से लेकर एक एक कैदी प्लस एक जो उनके दरबारी होते हैं वो सब, और जो हवलदार वगैरह होते हैं, कांस्टेबल उस टाइम के जो होते थे, वो सब नर्वस थे जब से वो जेल में आया है। इतना ज़्यादा वो बोल्ड इंसान था और इतना ज़्यादा वो क्रिएटिव इंसान था। द ऑस्ट्रियन प्लॉटेड टू किल हिम ऑन एल्बा बट डिसाइडेड इट वाज टू रिस्की। उसको बहुत सारे ऑस्ट्रियंस ने ट्राई किया था, साजिश रची थी मारने की, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि लोगों को लगता था कि उसके जेल के होने के बावजूद भी हम उसको नहीं मार सकते। अब तुम एक चीज़ ध्यान से सुनो, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट एक एग्जाम्पल है, चलो वो तो एक शख्स है, लेकिन तुम ये सोचो कि लोग इतने सारे थे, वो जेल में था, वो निहत्था था, उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। होगा तो ज़्यादा से क्या होगा, एक चाकू होगा या पिस्टल होगी जिसमें कुछ गोलियां होंगी, जैसे कुछ लोग मर जाएंगे, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, ठीक है। बट जस्ट थिंक कि उसने अपना जो ओरा था वो पावर का इतना बड़ा क्रिएट कर रखा था कि लोग उसको जेल के अंदर मारने में भी डरते थे। ये एक हाई पीक पॉइंट है किसी भी इंसान के पावरफुल होने का, कि तुम सोचो कि बाहर की जो जनसंख्या है वो हजारों लाखों में है और अंदर वो सिर्फ एक इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब फिर भी उनको लगता है कि इट इज़ टू रिस्की टू किल नेपोलियन बोनापार्ट, तो इससे ज़्यादा तुम पावर नहीं गेन कर सकते, नेवर, ठीक है। मीनवाइल ऑन द आइलैंड ऑफ एल्बा, Napoleon's life was a mockery of his previous glory. As Elba's king, he had been allowed to form a court. There was a cook, wardrobe mistress, official pianist, and handful of courtiers. All this was designed to humiliate Napoleon, and it seemed to work. एल्बा के आइलैंड पर नेपोलियन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जैसे कि उसको पियानो बजाने वाला इंसान दिया गया था, उसके लिए स्पेशल कुक बनाया गया, उसके लिए स्पेशल दरबारी लाए गए थे, उसके लिए स्पेशल अलमीरा वगैरह सब कुछ था।
और ये सब इसलिए किया गया था ताकि उसको अपनी पुरानी ग्लोरी भूल ना पाए, वो याद रखे और उससे ह्यूमिलिएट होता रहे बार बार। That winter, however, there occurred a series of events so strange, dramatic they might have been scripted in the play. Elba was surrounded by British ships, their cannons covering all possible exit point. Yet somehow, in broad daylight on 26 February 1815, a ship with 900 men on a board picked up Napoleon and put to sea. The England gave chase, but the ship got away. This almost impossible escape astonished the public throughout Europe and terrified the statesmen at the Congress of Vienna. जिस बात का डर था वही बात हो गई। ध्यान से सुनो, सर्दियाँ शुरू हुई, सर्दियों में कुछ ऐसे इवेंट्स होने शुरू हुए जो ऐसे लग रहा था कि एक स्क्रिप्टेड है, एक प्ले की तरह चल रहे हैं। फिर एक दिन आया, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। एल्बा जो था ना, वो आइलैंड, वो सब सराउंडेड था ब्रिटिश शिप्स के थ्रू। ब्रिटिश लोगों के जो शिप्स थे, एल्बा आइलैंड चारों तरफ उनसे घिरा हुआ था, ठीक है। उनके पास कैनन्स भी थे, यानी कि तोपें भी थी, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने सभी पॉसिबल एग्जिट जो थे वो बंद कर रखे थे। लेकिन फिर भी दिन का टाइम था 26 फरवरी 1815, यानी कि सिर्फ एक साल बाद एक शिप आया विद 900 मैन। शिप आया जिस पर कि 900 लोग तैनात थे, ठीक है, और नेपोलियन को उठाकर वो ले गए। और जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इसको चेज किया, बट स्टिल दे गॉट फेल्ड, वो नहीं पकड़ पाए इसको। और ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एस्केप था जिसने पब्लिश को एस्टोनिस्ड, यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया था। और कांग्रेस ऑफ वियना में हंगामा हो गया था, लोग डर गए थे, दे वर टेरिफाइड कि इतना इम्पॉसिबल एस्केपिज्म कैसे हो सकता है। Although it would have been suffer to leave Europe, Napoleon not only chose to return to France, he raised the odds by marching on Paris with a tiny army in the hope of recapturing the throne. His strategy worked. Instead, अब देखो, नेपोलियन चाहे तो वो जा सकता था जहाँ पर उसको मतलब फ्रीडम मिलती, लेकिन उसने एक ऐसा रिस्की फैसला लिया अपने यूरोप को, अपने फ्रांस को वापस रिकैप्चर करने के लिए, कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं पर वापस जीतना है, या तो मैं जीत जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। दिस इज़ एक्चुअली करेज जो कि थ्रू आउट द ईयर्स उसको मिला था, ठीक है। लेकिन उसने अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि वो पावरफुल तो था ही, उसका दिमाग तो अच्छा था ही ऑफ कोर्स, और उसकी स्ट्रेटजी काम कर गई और उसने वापस से फ्रांस को जीत लिया। लोगों को जब पता चला कि वो वापस से हमला करने आ रहा है, आधे से ज़्यादा जनता ने अपना सर उसके पैरों में पहले ही रख दिया था, बिना सिंगल टच किए। ये होती है पावर, दिस इज़ द लेगेसी। वो बात की बात है कि ये अच्छी थी बुरी थी, डजंट मैटर। और एक बात याद रखना, पीस एक वर्ड है जो सुनने में शायद अच्छा लगता है, लेकिन हिस्ट्री जो होती है ना, वो कभी भी पीसफुल नहीं होती। हिस्ट्री हमेशा वॉयलेंट होती है, ठीक है। For the next 100 days, Napoleon ruled France soon. However, the giddiness subsided. France was bankrupt. Its resources nearly exhausted, and there were little Napoleon could do about this. अगले 100 दिन तक उसने वापस राज किया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि जो फ्रांस था वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसके सारे रिसोर्सेज यूज्ड हो गए। नेपोलियन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और इस बार नेपोलियन को वापस से कैद कर लिया गया। और इस बार नेपोलियन को कैद करने के बाद उसे ले जाया गया, दे एक्साइल्ड हिम टू द बरेन आइसलैंड। उसको बरेन आइसलैंड में ले जाया गया, जो कि ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि वेस्ट कोस्ट की तरफ है अफ्रीका के अंदर, जहाँ पर देयर इज़ नो मोर होप ऑफ एस्केप, जहाँ पर कोई भी होप नहीं है एस्केपिज्म की, ठीक है। और ये था नेपोलियन बोनापार्ट का एंड। यहाँ पर मरा नहीं था, लेकिन वो जेल में चला गया था और वो वहाँ से उसकी डेड बॉडी बाहर आई थी, इतना क्लियर है, ठीक है। ये था उसका एंड। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या है इस लॉ की। उससे पहले मैं नाम बता देता हूँ इस लॉ का। इस लॉ का नाम है मेक अदर पीपल कम टू यू, दूसरों को अपने पास बुलाओ, ठीक है। अब तक का जो हमने स्टोरी पढ़ी है, इसमें शायद आपको अच्छे से समझ नहीं आया इस लॉ का नाम। लेट मी एक्सप्लेन। Only a year later did the fact of Napoleon's dramatic escape from Elba come to light. Before he decided to attempt his bold moves, visitors to his court had told him that he was more popular in France than ever, and that court would embrace him again. One of these visitors was Austria's General Koller, who convinced Napoleon that if he escaped the European power, England included, would welcome him back in power.
Napoleon was tipped off that the English would let him go, and indeed his escape occurred in the middle of afternoon in the full of view of English spy glasses. Okay. जब उसकी जेल हुई ना, जब उसको जेल हुई 1814 में, तब वो धीरे धीरे फेमस होने लग गया। एक्चुअली में ये एक स्ट्रेटजी थी कि उसको फील हो कि वो फेमस होने लग गया है पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, अब स्ट्रेटजी किसकी थी वो आगे आगे बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। नेपोलियन बोनापार्ट को लोग विजिट करने आते थे। ये जो विजिट करने आने वाली भी स्ट्रेटजी थी कि उसको विजिट करने जाएंगे तो ही विल थिंक कि इतने लोग मेरे जेल के आने के बाद आ रहे हैं, और बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे थे। उन बड़े लोगों में से एक इंसान था जो कि ऑस्ट्रिया का जनरल था जिसका नाम था कॉलर। ठीक है, वो भी मिलने आया था। एक्चुअली उसी ने कन्वेंस किया था नेपोलियन को कि तुम यहाँ से एस्केप करो यूरोप को, और इंग्लिश या ब्रिटिश जो फौज है वो तुम्हारी हेल्प करेगी। यही रीज़न था कि जो एल्बा आइलैंड था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, स्टिल वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट फरार हो गया। ठीक है, What Napoleon did not know was that there was a man behind it all pulling the string, and that man was his former minister Talleyrand. अब सांस थाम के बैठो थोड़ा सा। अब आता है मेन कैरेक्टर इस कहानी का। देखो एक चीज तुम ना याद रखना हमेशा, मेन कैरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करता है। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर नेपोलियन ने महानता गैदर कर ली या महानता गेन कर ली। नो डाउट वो महान था, वो बहुत पावरफुल इंसान था जब उसका टाइम चल रहा था। ठीक है, लेकिन देखो तुम कितना भी पावरफुल हो जाओ, एक एंड तो देखो आएगा ही आएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक एंड तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो बैक ऑफ द स्टेज जो इंसान था, जो मेन कैरेक्टर था, वो था टैलेरेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन सारे लॉज को जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में पढ़ें। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर इस डायरेक्ट इस लॉ पर आए हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले वाले देखें, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि जो लोग फर्स्ट लॉ से लेकर अब तक मुझे सीक्वेंसली फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनको प्रोबेबली चांसेस हैं कि पता होगा कि टैलेरेंट कौन है। नहीं पता तो मैं याद दिलाता हूँ। देखो लॉ नंबर 2 था जिसका नाम था नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज। ठीक है, वहाँ पर हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें कि नेपोलियन जब अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था तो उसके फॉरेन मिनिस्टर टैलेरेंट, लाइट गई शिट, उसके फॉर्मर मिनिस्टर टैलेरेंट ने अपने दुश्मन के साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाई थी, क्योंकि दोस्त के साथ तो वो नहीं बना सकता क्योंकि दोस्त पर भरोसा नहीं था उसको। अपने दुश्मन के साथ मिलकर उसने स्ट्रेटजी बनाई थी। तो वही टैलेरेंट है जो सेकंड लॉ में भी आया था, और अब ये 8th लॉ है वो उसी का ही है। ठीक है, तो इन सब ये जो इवेंट्स हुए थे नेपोलियन को भगाने के, एस्केप करने के, और उसको पास लोग विजिट करने जाते थे, और ऑस्ट्रिया का जनरल कॉलर भी उसके पास विजिट करने गया था, ये सब स्ट्रैटेजी किसके थ्रू बनाई गई थी? फॉरेन मिनिस्टर टैलेरेंट। अब क्यों बनाई गई थी? टैलेरेंट वॉज डूइंग ऑल दिस नॉट टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी डे बट टू क्रश नेपोलियन वंस एंड फॉर ऑल। टैलेरेंट ने ये इसलिए किया था, इसलिए नहीं करा था कि वो नेपोलियन को रिहा करवा दे ताकि वापस से हम उसका राज में रहें। नो, वो नेपोलियन को बर्बाद करना चाहता था, उसको मारना चाहता था। अब क्यों? उसी का फॉरेन मिनिस्टर उसी को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो अपने ही फ्रांस के लिए अपने ही फ्रांस का बुरा कर रहा था ना, तो अपने देश का बुरा तो कौन ही देखेगा। ठीक है, यही रीज़न था कि उसने इतनी बड़ी प्लानिंग रची। हालांकि टैलेरेंट ने पहले प्रोटेस्ट भी किया था जब उसको पता चला था कि नेपोलियन है जो ये ठीक नहीं कर रहा, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट का किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसने सोचा कि आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशन, आई हैव टू कंट्रोल माई वॉइस, आई हैव टू कंट्रोल माई वर्ड्स, आई हैव टू सेव माई एनर्जी, और ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो बिना एक भी शब्द बोले उसको पूरी तरह से क्रश कर दे ताकि वो अपने घुटनों पर वापिस से उठने लायक ना रहे। ठीक है, ये थी उसकी पूरी प्लानिंग। उसके बाद अब देखो की टू पावर। अब यहाँ से हम पावर कैसे गेन कर सकते हैं? अब थोड़ा सा रहेगा, एक पेज है देखो, और ये जो पेज है ना, ये मैंने आज सुबह ही पढ़ा है एक्चुअली। और मैं जब पढ़ रहा था ना सुबह तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि जिस राइटर ने इसे लिखा है, रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, कितना डीप साउंड करता है। तुम अब वर्ड टू वर्ड देखना। सॉरी, डिस्टर्बेंस थोड़ी सी। देखो तुम देखना कि कितना डीप साउंड करता है ये। तुम डिस्टर्ब तो होते होगे ना मेरी वजह से कई बार। आई एम सॉरी, ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। देखो
हाउ मैनी टाइम्स हैज़ दिस सिनेरियो प्लेड इट सेल्फ इन आवर हिस्ट्री। देखो, अगर तुमने गौर किया हो, अच्छे से ऑब्जर्व किया हो पहले के लॉज को, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सेम सिनेरियो मल्टीपल टाइम हिस्ट्री में रिपीट हुआ है। कौन सा सिनेरियो? देखो, एक एग्रेसिव लीडर इनिशिएट अ सीरीज ऑफ बोल्ड मूव दैट बिगिन बाय ब्रिंगिंग हिम मच पावर। कोई भी एग्रेसिव लीडर होता है जो, वो एक सीरीज ऑफ बोल्ड मूव, यानी कि मतलब अंधाधुंध ऐसे मूव्स करता जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसको एक बड़ी पावर मिल जाती है। उसके बाद धीरे धीरे हाउएवर उसकी पावर रीच ए पीक, फिर उसकी पावर एक बहुत ही बड़े लेवल पर पीक पर पहुंच जाती है उस टाइम, ठीक है। उसके बाद एंड सून एवरीथिंग टर्न अगेंस्ट हिम, और इमीडिएटली हम देखते हैं कि सारी कायनात उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, ठीक है। हिज न्यूमेरस एनिमीज बैंड टुगेदर, उसके अलग अलग दुश्मन एक साथ हो गए उसको हराने के लिए, ठीक है। ट्राइंग टू मेंटेन हिज पावर ही एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ गोइंग टू दिस डायरेक्शन एंड दैट एंड इनएविटेबली कोलैप्स। वो अपनी पावर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनएविटेबली कोलैप्स कर जाती है एट द एंड, ठीक है। द रीज़न फॉर दिस पैटर्न इज़ दैट द एग्रेसिव पर्सन इज रेयरली इन फुल कंट्रोल। तो ये रीज़न है, ध्यान से सुनो, ध्यान जितना फोकस हो उसके उतने फोकस के साथ सुनो, ठीक है। बेशक यू कैन क्लोज योर आइज इवन दो देयर इज नॉट एनीथिंग यू कैन लुक अप टू दिस लैम्प एंड दिस बुक्स, सो क्लोज योर आइज एंड जस्ट लिसन फोकस्डली। जो मेन रीज़न है इस पैटर्न का वो ये है कि एक एग्रेसिव पर्सन कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता फुली तरीके से। ही कांट सी मोर देन ए कपल ऑफ मूव्स अहेड। वो अपना आने वाला कल नहीं देख सकता ढंग से। वो अपने कपल ऑफ मूव्स को ही कैन नॉट सी द कपल ऑफ मूव्स and can't see the consequences of this bold move or that one because he is constantly being forced to react to move of his ever growing host of enemies। ना तो वो कपल ऑफ मूव्स देख सकता है अपने आगे वाले के, ना वो कॉन्सिक्वेंसेस देख सकता है कि मैं ये स्टेप ले रहा हूँ तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, क्योंकि वो अग्रेसिवनेस में अंधा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद in the realm of power you must ask yourself what is the point of chasing here and there trying to solve problem and defeat my enemies if I never feel in control, why am I always having to react to event instead of directing them? The answer is simple। देखो, अगर पावर के गेम में तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि मैं ये चेज क्यों कर रहा हूँ यहाँ वहाँ, ठीक है, मैं क्यों डिफीट कर रहा हूँ एनिमीज को, तो उसका सिंपल आंसर ये मिलेगा आपको कि योर आइडिया ऑफ पावर इज रॉन्ग, कि तुम्हारा जो आइडिया है पावर को गेन करने का वो गलत है। You have mistaken aggressive action for effective action, and most often the most effective action is to stick back, keep calm, and let others be frustrated by the trap you lay for them, playing for long-term power rather than quick victory। देखो, एक्चुअल में अगर तुम्हें पावर गेन करनी है ना, जो शायद हो सकता है लोगों को लगे कि अरे यार ये तो बोलता ही नहीं है किसी भी पॉइंट पर, अरे यार ये तो एकदम चुप ही रहता है, अरे यार ये तो निठल्ला सा है, इसको तो कुछ भी बोल दो, ये तो एकदम शांत ही रहता है। नॉट माई फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला बहुत शांत हो सकता है कि वो तुम्हारे मतलब पूरे देश का सबसे पावरफुल इंसान हो इंडिविजुअली, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा हूँ, नहीं दोस्त, नहीं कर रहा मैं एग्जैजरेट, मैं सिर्फ तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज़ यही है कि तुम्हारा सबसे इफेक्टिव एक्शन पता है क्या होगा, अपने आप को पीछे रखो। पीछे रखने का मतलब ये नहीं कि सभी चीज़ों में पीछे रखो, पीछे रखने का मतलब है कि ऐसे लोगों की नज़र में मत आओ, क्योंकि जब तुम लोगों की नज़र में आते हो तो तब तुम्हारे खतरा बढ़ जाता है। लोगों की नज़र में मत आओ, अपने आप को हमेशा एडवांस रखो अपने नॉलेज में, हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन में। लेकिन स्टे बैक का मतलब यहाँ पर आप गलत मत समझ लेना, ठीक है। स्टे बैक का मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन लेने से पहले एक बार वापस पीछे आना पड़ता है कि क्या मैं ये सही तो कर रहा हूँ ना, तो उस स्टे बैक की बात की गई है। पहला है स्टे बैक, फिर है कीप काम। तुम जितना काम रहोगे तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी इस कामनेस की। उसके बाद लेट अदर बी फ्रस्ट्रेटेड बाय द ट्रैप यू ले फॉर देम। दूसरे लोगों को फ्रस्ट्रेट होने दो ना, जो तुमने ट्रैप बनाया है। ऐसा इतनी क्या जल्दी है तुम्हें कि अरे यार ट्रैप तो बिछाया था, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसमें लास्ट में लिखा है कि प्ले लॉन्ग टर्म पावर रेदर देन क्विक विक्ट्री। पावर में क्विक विक्ट्री कभी काम नहीं आती, लॉन्ग टर्म करना पड़ता है, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देखी है तो तुम बन सकते हो पावरफुल, और अगर जिसने यहाँ तक नहीं वीडियो देखी, आई एम सॉरी, वो नहीं गेन कर सकता पावर, इम्पॉसिबल। मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
एक एक्शन जो तुम ले रहे हो वो डिफाइन करता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के बाकी एक्शन कैसे लेते हो। तुम्हारा अगर फोकस ही नहीं है किसी एक चीज़ पर, तुम लॉन्ग विक्ट्री, यू कैन नॉट हैव लॉन्ग विक्ट्री। तुम्हें क्विक चाहिए, सब कुछ क्विक चाहिए, और क्विक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बेशक AI आ रहा है लेकिन क्विक कुछ नहीं होता, हमेशा चीज़ें टाइम लेती हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है, रिमेंबर द एसेंस ऑफ पावर इज़ द एबिलिटी टू कीप द इनिशिएटिव टू गेट अदर टू रिएक्ट टू योर मूव्स। याद रखना कि जो मेन पावर का एसेंस होता है ना, वो एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसको तुम इनिशिएट करते हो और लोग तुम्हारे मूव्स पर एक्ट करते हैं, ठीक है। टू कीप योर ओपोनेंट एंड दोज अराउंड यू ऑन द डिफेंसिव, व्हेन यू मेक अदर पीपल कम टू यू, यू सडनली बिकम द वन कंट्रोलिंग द सिचुएशन। जब तुम ऐसे बन जाते हो ना कि लोग तुम्हारे पास आते हैं किसी चीज़ के लिए, तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो कंट्रोल कर रहे हो उस पूरी सिचुएशन को, समझे। The two things must happen to place you in the position. You yourself must learn to master your emotion. मैंने ये इंट्रोडक्शन में भी बात कही थी कि तुम पावरफुल नहीं बन सकते अगर तुम्हारा इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें इमोशन पर इतना कंट्रोल करना चाहिए कि मेन तुम्हें 2-3 इमोशन तो ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम अपने आप को 100 आउट ऑफ 100 बना लो। फर्स्ट इज एग्रेसिवनेस। जितना तुम एग्रेसिव होगे उतना तुम्हारा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में होगा। तो पावर किसके हाथ में? सामने वाले के हाथ में। जितना तुम्हें प्यार होगा, लव होगा, उतना कंट्रोल सामने वाले के होगा, ठीक है। और जितना तुम फ्रस्ट्रेट या एंग्शियस हो जाओगे किसी भी चीज़ को देखकर कि मान लो कोई चीज़ हो नहीं रही तो उसको, तो फिर भी सामने वाले के हाथ में कंट्रोल है। तो तुम्हें ये मेन इमोशन पर देखो, वाकई बहुत सारे इमोशंस होते हैं, आई नो, और इमोशन को कम्प्लीटली कट आउट कर देना इम्पॉसिबल है इंसान के लिए, लेकिन तुम्हें मास्टर करने आने चाहिए, ठीक है। एंड नेवर बी इन्फ्लुएंस बाय एंगर। कभी भी एंगर से इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अरे तेरी मम्मी को या तेरे पापा को उसने गाली निकाल दी, तेरे थप्पड़ मार दिया उसने, तेरी शर्ट पर पेन चला दिया, तुम इंसान है भी या नहीं? तेरे में गुस्सा नहीं है? तू नामर्द है? इस वजह से उनको गुस्सा आ जाता है और वो लड़ाई करने लग जाते हैं। एट द एंड क्या मिला? 2-4 खुद के लगे, 2-4 उसके लगे। कुछ ऐसा करो ना कि कुछ ऐसी दुखती नब्ज दबाओ ना उस इंसान की कि आगे से वो सोचे भी ना ऐसा करने का तुम्हारे साथ, राइट। मैं ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा किसी को ये बोल के, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। You must play on people's neutral tendency to react angrily when pushed in battle. In the long run, the ability to make other come to you is a weapon for powerful than any tool of aggressive. लॉन्ग टर्म में द पीपल कम टू यू, ये जो पावरफुल वर्ड है पीपल कम टू यू, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है रेदर देन की एग्रेसिवनेस, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर या लॉ नंबर 8 है ना, हाँ 8। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई हो आपको, एंड उम्मीद करते हैं आप किसी एक इंसान को शेयर करोगे इसे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार प्लीज़, क्योंकि अच्छा लगता है और मेहनत करने का मन करता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और जिसने यहाँ तक देख लिया ना, प्लीज़ एक फेवर कर देना मेरे लिए, एक कमेंट छोड़ देना। बाय।